सुनो यो। We'll start with today's class. Today we are going to see about a very important day-to-day physical experience, echo. What this echo is, we want to know. कभी कभार क्या होता है, अगर मैं जोर से आवाज क्रिएट करता हूं तो कुछ समय के बाद वो आवाज मुझे फिर से सुनाई देता है. That repetition of sound due to reflection from a distant object is called echo. So what is echo? The phenomenon of reflection of sound from a distant object and reaching back to the source again is called echo. मतलब मैं आवाज किया, मेरे पास वापस पहुंचा तो हम कहेंगे इको. अदरवाइज लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, अगर दो आदमी खड़े हैं तो मैं आवाज क्रिएट कर रहा हूं, एक मेरा डायरेक्ट साउंड वो सुन रहा है, एक रिफ्लेक्टेड साउंड वो सुन रहा है. कहने के लिए कह देते हैं कि वो इको है, बट इको इज द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचिंग द सोर्स अगेन. ठीक है ना? अगर ये बात है तो फिर अभी हम जब बोल रहे हैं, आप भी कुछ बोल रहे हो, तो घर के चारों तरफ तो दीवार है, वहां से रिफ्लेक्ट करके कोई चीज तो आ रहा है, फिर हमें इको क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? ऑब्वियसली मेरा साउंड जा रहा होगा, मेरी दीवार पे टकरा के वापस आ रहा होगा, तो मुझे तो इको सुनाई देना चाहिए. क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? उसके पीछे कोई राज है. क्या राज है? सारे राज को हम एक एक करके खुलेंगे. पहला हुआ परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर. ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर इज 0.1 सेकेंड. परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई क्या था? 0.01 सेकेंड में बताया था. मतलब आपकी आंखों के सामने से कोई चीज गुजर जाएगा, क्या गया आप उसको पहचान सकते हो, लेकिन अगर वो इतना फास्ट चला गया कि आपकी आंखों के सामने it stayed for a time less than 0.01 second and you cannot recognize क्या चला गया. मैं सडनली आपके सामने से ऐसे लिया, क्या लिया बताओ? पेन की पेंसिल है. You cannot tell because it stayed in front of your eye for a very small time. तो सिमिलरली ईयर का परसिस्टेंस क्या है? 0.1 सेकेंड. अगर मैं दो साउंड वेव बनाता हूं और दोनों के बीच में टाइम गैप 0.1 सेकेंड से कम हो गया तो दोनों मिले जुले हमें मिलेंगे. कुछ लोग बोलते वक्त इतना फास्ट बोलते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता. क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे साउंड वेव निकालते हैं और जल्दी जल्दी निकालते हैं. दो साउंड वेव के बीच में टाइम गैप 0.1 सेकेंड से कम हो जाता है, तो क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता है ना? आप जो कहते हो गॉट टू गो और गन्ना टू गो ऐसे लिखते हो ना, GONN, वो मतलब क्या है? जैसे सुनाई देता है उसको फिर हम लोग स्पेल कर दिए, मतलब ज्यादा हीरोइक इंग्लिश है. अदरवाइज हम इतना फास्ट बोले कि वो वर्ड हमें ऐसे सुनाई दिया. ठीक है, आई वोंट गो. वोंट इज नॉट ए टर्म इन इंग्लिश, इट इज वुड नॉट. लेकिन कोई बोलते वक्त इसको इतना फास्ट बोल रहा है, सुनाई दे रहा है वोंट. बाद में हम उसको वोंट का स्पेलिंग बना दी. अरे बेटी, एग्जैक्टली दैट वे. अगर हम बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या बोल रहे हैं. और ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास दो साउंड वेव पहुंचेंगे विथ ए टाइम गैप लेस देन 0.1 सेकेंड, मैं उनको डिस्टिंक्टली सुन नहीं पाऊंगा. सो परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन ईयर इज 0.1 सेकेंड का मतलब हुआ therefore two sound waves produced
two sound waves produced with a time gap less than 0.1 second cannot be distinctly heard, cannot be distinctly heard। समझ में आया क्या? तो ऐसे अगर हमारे पास बहुत सारे साउंड वेव आ रहे हैं और हमें कोई भी वर्ड, अब सारे साउंड पहुंच रहे हैं हमारे पास, आवाज सुनाई दे रहा है लेकिन क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, उसको हम कहते हैं नॉइस। जब हम क्लास में पूछेंगे ये 10 + 10 क्या होगा, अगर सारे बच्चे एक साथ आंसर देते हैं, कौन सही दिया कौन गलत दिया पता नहीं चलता है, बिकॉज ए नंबर ऑफ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड विद ए टाइम गैप लेस देन 0.1 सेकेंड। And many times I face this confusion when I ask whether this parameter will increase or decrease। बच्चे एक साथ बोलते हैं, कोई इंक्रीज बोलता है कोई डिक्रीज बोलता है, मेरे को तो खाली क्रीज सुनाई देता है। बच्चे उसका एडवांटेज ले लेते हैं। कुछ चालाक बच्चे रहते हैं, वो बोलते हैं सब बोल रहे हो तो मेरे को इंक्रीज या डिक्रीज बोल के सही या गलत होने का क्या जरूरत है, मैं सिर्फ क्रीज बोल देता हूँ, सर को लगेगा कि सर ये कुछ बोला। बड़े चालाक बच्चे भी रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, when a number of sound waves are reaching you with a time gap less than 0.1 second, you call it a noise। So क्या कहेंगे, noise का डेफिनेशन यहाँ पर आ गया। What is noise? Noise का डेफिनेशन हुआ a number of sound waves reaching the ear with time gap less than 0.1 second is called a noise। तो इसको हम कहेंगे नॉइज। अच्छा ठीक है, हम लोग तो इको के बारे में बात कर रहे थे, नॉइज पे कहां पे आ गया? क्लास में कितना नॉइज है, मतलब बाहर से सुनोगे क्लासरूम में क्या बात चल रहा है कुछ भी सुनाई नहीं देगा, खाली आवाज आ रहा होगा, है ना? कोई अकेला बोलेगा बाकी कोई नहीं बोलेगा तो यू कैन क्लियरली हियर इट। अच्छा, पॉइंट नंबर 4। अब हमें हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि जब मैं इस रूम के अंदर बात कर रहा हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे जो साउंड वेव निकल के जा रहे हैं वो ये वाले वेल पे, छत पे, ये वाला वॉल पे, ये वाला वॉल पे, हर जगह रिफ्लेक्ट करके वापस आ रहा है, लेकिन मेरे को इको सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? चल हम जानते हैं कि साउंड का जो वेलोसिटी है वो रफली 330 मीटर पर सेकंड है। चलो 300 ही मान के चलते हैं या 330 मान लेते हैं, 330 मीटर पर सेकंड है। अभी सोचो मैं यहाँ पे खड़ा होके एक आवाज बनाया, सामने मेरा एक वॉल है, जो आवाज में बनाया हो गया ऐसे 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 रिफ्लेक्ट किया, फिर वहां से वापस आया, फिर मेरे को सुनाई देगा। मैं एक आवाज बनाया था जिसको मैं खुद सुन लिया था, अगर जो दूसरा साउंड वेव आया वो अगर इससे 0.1 सेकंड में पहुंच गया, ये बनने का 0.1 सेकंड से कम समय में आके पहुंच गया, तो दोनों साउंड के बीच में टाइम गैप लेस देन 0.1 सेकंड हो गया। मैं अपना इको को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट साउंड था वो ज्यादा लाउडर था, इको वाज कंपैरेटिवली लेस लाउडर, क्योंकि इतना दूर जाकर है, कुछ एनर्जी डिसिपेट हो गया होगा, लेस लाउडर है। तो ये बड़ा आवाज के पीछे छोटे आवाज छुप गया क्योंकि टाइम गैप 0.1 सेकंड से कम था। सपोज ये साउंड वेव को यहाँ पर जाके वापस आने के लिए 2 सेकंड लगा, तो मैं एक बार हो करके रुक गया, काफी समय के बाद 2 सेकंड बाद वो घूम के आया, अब बोल रहा है हो, तो मेरे को इको सुनाई देगा। सो इफ द रिफ्लेक्टेड साउंड रीचेस यू आफ्टर ए टाइम ऑफ 0.1 सेकंड देन ओनली यू कैन हियर द इको। समझ में आ रहा है? सो क्या लिखेंगे? ए पर्सन कैन हियर इको ऑफ हिज साउंड if his reflected sound or his sound after reflection, his sound after reflection reaches him with a time gap
एटलीस्ट टाइम गैप ऑफ एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, ठीक है, और मोर। तो जो रिफ्लेक्टेड साउंड अगर मेरे पास वापस आएगा कम से कम 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा समय में वापस आएगा तो मैं इको सुन पाऊंगा, नहीं तो मुझे जितना चिल्लाऊं इको सुनाई नहीं देगा, है ना। अच्छा चलो ठीक है। तो सपोज हम कहेंगे हियर इज ए वॉल, कोई आदमी ये वॉल से इतने दूर पे खड़ा है, कितना दूर पे खड़ा है, ही स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस डी डिस्टेंस में खड़ा है। नाउ ही क्रिएट्स ए साउंड, he creates a sound goes to the wall, reflects back and he will be able to hear the echo। अगर साउंड को जाके आने के लिए कम से कम 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा लगा, जाते वक्त साउंड का वेलोसिटी क्या था v, सपोज आते वक्त भी तो मीडियम वही है, v लगेगा भाई, मतलब जाके आने के लिए टाइम साउंड को कितना लगा, जाने के लिए टाइम लगा d/v, आने के लिए d/v, तो साउंड को जाके आने के लिए टोटल टाइम क्या लगा 2d/v। अगर ये 2d/v का वैल्यू 0.1 सेकेंड से ज्यादा है तो हमें इको सुनाई देगा, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है। तो इफ इन फिगर शोन, इन फिगर, आदमी को छोटा कर दिए, हाँ ठीक है, जगह ले रहा था। इन फिगर शोन द मैन, वाल को छोटा कर दिए, बहुत जगह खा रहा है। मैन कैन हियर his sound, he hear the echo of his sound। if 2d/v, ये 2d/v कहां से आया आपको समझ में आ गया, मतलब साउंड को जाके वापस आने के लिए जो टाइम लगा, जाने के लिए क्या टाइम लगा d/v, क्योंकि v स्पीड में जा रहा था, आने के लिए d/v, टोटल टाइम क्या लगा 2d/v। 2d/v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0.1 सेकेंड। अगर 2d/v 0.1 सेकेंड से ज्यादा हुआ और बराबर हुआ तो ये हमें सुनाई इको सुनाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग है। इको को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। ये 2d/v वाला एक्सप्रेशन में d क्या है? Where d is distance of reflecting object from source। सोर्स मतलब आदमी। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। चलो इसको हम रफली लेते हैं 340 मीटर्स पर सेकेंड। 10 2d/340 must be greater than equal to 0.1 और 2d must be greater than equal to 34 और d is greater than equal to 17 मीटर्स। जो वाल है, जो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट है, वो 17 मीटर से ज्यादा होगा तभी जाके हमें इको सुनाई देगा। हमारा घर का जो 17 मीटर मीन्स रफली अराउंड 51 फीट, 1 मीटर में 3 फीट होता है, ठीक है, 51 फीट का होगा, इतना बड़ा हॉल होगा तो आपको इको सुनाई देगा, इको पक्का सुनाई देगा। लेकिन हमारा 50 फीट वाला घर कहाँ है, इतना दूर में वॉल नहीं है, तो इको सुनाई नहीं देता है। छोटे रूम के अंदर सुनाई नहीं देता है। अगर कोई बड़ा सा हॉल है तो ऑडिटोरियम में तो हो बोलो तो इको में हो आते रहता है कि नहीं? तो मजा आ जाता है इसमें सुनने में। हम लोग जाके इसको सुनते हैं इको बना के। तो क्या हुआ? 10 मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिस्टेंस 17 मीटर या उससे ज्यादा होना चाहिए। 10 मिनिमम डिस्टेंस ऑफ reflecting object for a clear
इको, क्लियर, ऑडिबल, इको इज कितना होगा मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी। 340 मीटर पर सेकंड लेंगे साउंड का वेलोसिटी तो 17 मीटर होने से चलेगा। अगर किसी कोल्ड कंट्री में टेम्परेचर लो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 तो कम से कम 15 मीटर चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से we have to find out the minimum distance of a reflecting object to here the clear echo is 17 meter। एक डेमो देखते हैं। तो यहाँ एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मैंने ओरिजिनल यो साउंड को डाल दिया है और इसी को मैं कॉपी करके मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करने वाला हूँ एक टाइम गैप के साथ। तो देखो, जब मैं इसे प्ले करूंगा ना तो हमें सबसे पहले ओरिजिनल साउंड सुनाई देगी, फिर थोड़ी देर बाद पहली कॉपीड साउंड, पहली रिफ्लेक्शन, फिर थोड़ी देर बाद सेकेंड रिफ्लेक्शन, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। और यहाँ इस केस में मैंने दो साउंड के बीच का टाइम गैप इसे कुछ 0.8 सेकेंड्स का रखा है। तो आओ उसे प्ले करके देखते हैं। यो 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 यो। तो यार ये तो बिल्कुल ही माउंटेन वाले केस की तरह हमें सुनाई दे रही थी। हम दो साउंड को क्लियरली अलग अलग सुन पा रहे थे, तो यानी कि मैं इसे एको बुलाने वाला हूं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो साउंड के बीच में टाइम गैप कुछ 0.8 सेकेंड का हो तो फिर हमारा ब्रेन उन दोनों को क्लियरली अलग अलग सुन सकता है। अब आओ टाइम गैप को थोड़ा और कम करते हैं। अब मैं टाइम गैप को और कम करने वाला हूं 0.4 सेकेंड्स। आओ देखते हैं कि क्या हम अभी भी अलग अलग साउंड को क्लियरली सुन पा रहे हैं या नहीं। यो 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 यो। तो यार मैं तो अभी भी हर एक साउंड को क्लियरली सुन पा रहा हूं। अब एक बार और सुनो, यो 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 यो। ओके, तो हम इसे भी एको बुलाने वाले हैं और इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो साउंड के बीच में 0.4 सेकेंड का भी टाइम गैप हो ना तो भी हमारा ब्रेन उसे अलग अलग सुन सकता है। अब आओ टाइम गैप को थोड़ा और छोटा करते हैं। तो इस बार मैं टाइम गैप को 0.07 सेकेंड छोटा करने वाला हूं। अब मैं तुम्हें थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। ये देखो, टाइम गैप इस बार 0.07 सेकेंड्स का है। अब आओ देखते हैं कि क्या इस बार हमें अलग अलग रिफ्लेक्शंस ये क्लियरली सुनाई दे पाते हैं या नहीं। यो, क्या तुम्हें हर एक रिफ्लेक्शन क्लियरली सुनाई दिया? एक बार और सुनो, आंखें बंद करना इस बार और क्लियरली सुनने की कोशिश करना। यो, यार मुझे तो अलग अलग रिफ्लेक्शंस क्लियरली नहीं सुनाई दी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि एक साउंड कब खत्म हुई और दूसरी साउंड कब चालू हुई, और इसलिए हम इसे एको नहीं बुलाने वाले हैं। एक बार और सुन के देख लो, यो। तो यानी कि इस केस में जो रिफ्लेक्टेड साउंड है ना वो ओरिजिनल साउंड के इफेक्ट को लंबा खींच रही है। इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंस, परसिस्टेंस ऑफ साउंड। यानी कि साउंड ये गूंज रही है, तो हमारे दिमाग में, हमारे कानों में साउंड की इफेक्ट ये परसिस्ट कर रही है, ये गूंज रही है। और जब भी सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के कारण आवाज परसिस्ट करती है या गूंजती है तो इसे हम रिवर्बरेशन बुलाते हैं। अब अगर तुम कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स में जाओ, जैसे कि बीजापुर की गोल गुंबद या फिर कुछ गुफा वगैरह में, तो यहाँ पे साउंड बहुत ही स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ साउंड केवल 2-3 बार ही नहीं बल्कि 50-60 बार भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, और इसके कारण तुम्हें एक बहुत ही स्ट्रांग रिवर्बरेशन सुनने को मिल सकता है। तो अगर साउंड 50 बार रिफ्लेक्ट करे तो रिवर्बरेशन कुछ ऐसा सुनाई देगा। सुनो, यो। तो ठीक है, हमने ये देख लिया कि अगर तो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बीच में टाइम गैप ज्यादा हो तो उसे हम एको बुलाते हैं, और अगर टाइम गैप कम हो तो उसे हम रिवर्बरेशन बुलाते हैं। लेकिन तुम ये सोच रहोगे कि यार एग्जैक्टली कितना टाइम गैप चाहिए एको और रिवर्बरेशन के लिए। तो फिर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया और हमें यह पता चला कि अगर दो रिफ्लेक्शन के बीच में टाइम गैप ये 0.1 सेकेंड से ज्यादा हो तो फिर हम उन दोनों रिफ्लेक्शंस को क्लियरली सुन पाएंगे और इसे हम एको बुलाते हैं। लेकिन अगर दो रिफ्लेक्शन के बीच में टाइम गैप ये 0.1 सेकेंड से कम हो जाए तो फिर हमारा ब्रेन ये नहीं बता पाएगा कि एक रिफ्लेक्शन कब खत्म हुई और दूसरी कब स्टार्ट हुई, और इसे हम रिवर्बरेशन बुलाते हैं। और हाँ, अगर टाइम गैप एग्जैक्टली 0.1 सेकेंड हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ा ग्रे एरिया है। अब एक आखिरी चीज, यार रिवर्बरेशन को कम कैसे किया जाए? क्योंकि देखो, रिवर्बरेशन के कारण तुम दूसरों की बातों को क्लियरली नहीं सुन सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर तुम्हें एक रूम में स्पीच देना हो और उस रूम में रिवर्बरेशन बहुत ही ज्यादा है, तो यानी कि लोग तुम्हारी बात को क्लियरली नहीं समझ पाएंगे, तो ये तो प्रॉब्लम है ना यार। तो देखो, रिवर्बरेशन को कम करने के लिए तुम रूम में कुछ साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को रख सकते हो। देखो, इससे होगा क्या ना
कि ये मटेरियल्स तुम्हारी साउंड को अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो साउंड अगर अब्जॉर्ब हो गई तो यानी कि कम साउंड रिफ्लेक्ट होने वाली है, और अगर कम साउंड रिफ्लेक्ट होगी तो यानी कि रिवर्बरेशन भी कम होने वाला है। तो साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल के लिए कुछ तुम सोफा लगा सकते हो, या फिर खिड़की को खुला रख सकते हो, या फिर कारपेट वगैरह बिछा दो। इनफैक्ट अगर रूम में ज़्यादा लोग हैं ना, तो वो भी साउंड को अब्जॉर्ब करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें साउंड को अब्जॉर्ब करती हैं और रिवर्बरेशन को कम करती हैं। अब आप वीडियो को यहीं पे समराइज करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का टाइम गैप ये 0.1 सेकंड से ज़्यादा का हो तो हमें एको सुनाई देती है, और अगर यही टाइम गैप ये 0.1 सेकंड से कम का हो जाए तो फिर हमारा ब्रेन ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में डिफरेंस को नहीं समझ पाएगा और हमें रिवर्बरेशन सुनाई देगी। और देखो, ज़्यादा रिवर्बरेशन ये थोड़ी अननोइंग हो जाती है, तो इसे कम करने के लिए हम साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना जानकारी हमारे पास आया, अगर रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 17 मीटर से या फिर उससे ज्यादा होगा, 17 मीटर या उससे ज्यादा होगा तो हमें इको सुनाई देगा। कोई ऑडिटोरियम के अंदर गए, हम लोग हो करके चिल्लाए तो उसका इको सुनाई दिया, मजा आया। कभी कभार 17 मीटर नहीं है, मान लो कि 12 मीटर है हॉल का साइज, 12 मीटर, तब भी आपको क्लियर इको नहीं सुनाई देगा। आप जैसे हो बोलोगे, आपका आवाज खत्म नहीं हुआ होगा और झमना सा उसका इको आएगा। एक किस्म का और एक हुआ हो का इको में हो सुनना, ये हो गया डिस्टिंक्ट इको। दूसरा हुआ हो की इको में हो, मतलब थोड़ा लंबा सुनाई दिया, मतलब आपका खत्म नहीं हुआ था, वो पहुंच गया है। रिपीटिंग है ना, ड्रामा पार्टी वाले, म्यूजिक पार्टी वाले करते हैं ना, है ना। देखिए खतरनाक मूवी, खतरनाक 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 खतरनाक, ये डिस्टिंक्ट इको हुआ, वो बनाते हैं आर्टिफिशियल ना। हम लोग अगर देखेंगे कोई हॉल में कोई साउंड क्रिएट करते हैं, डिस्टिंक्ट इको आ सकता है। हॉल का साइज छोटा होगा तो डिस्टिंक्ट इको नहीं आएगा, लेकिन आपका साउंड थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए चल रहा है। रिकॉर्डिंग में काफी मुश्किल होता है। अक्सर ऐसा माहौल क्रिएट होता है, कहां बताओ, बाथरूम में, है ना। अगर आपका कोई दोस्त आपसे फोन करते करते मोबाइल में बाथरूम में घुस गया, अब तुरंत पता कर लोगे कि अभी बाथरूम में है, क्योंकि क्लियर इको नहीं आ रहा है, लेकिन साउंड थोड़ा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए आ रहा है। आप गेस करके बता सकते हो बाथरूम में घुस गया क्या, क्योंकि वहां पर इको होना शुरू हो गया। कहने का मतलब है बेडरूम में इको नहीं होता, वैसा नहीं सुनाई देता है, बाथरूम में ऐसा क्यों सुनाई देता है? क्योंकि बेडरूम में होता ही है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट और भी रखे हुए हैं। बेड रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ है, टीवी रखा हुआ है, फैन लगा है, हो सकता है किसी घर में कपड़े रखने के लिए अलमीरा रखा हुआ है ना। तो वो जो साउंड वेव जाता है वो रिफ्लेक्ट करके इधर उधर टकरा के 25 बार रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसलिए क्लियर इको आपको सुनाई नहीं देता है। दूसरी चीज ये होता है कि कोई बॉल आप फेंकोगे, इसमें लगेगा और वापस जाएगा, कब बताओ, जब ये हार्ड है ना। अगर ये सॉफ्ट है तो मान लो कोई पर्दा, ये बोर्ड लगा है, आप जोर से बॉल फेंकोगे, लगेगा, बॉल दूर तक फेंका जाएगा। मान लो कि कोई पर्दा लगा हुआ है, आप जोर से फेंकोगे, बॉल लगेगा, लेकिन उतना दूर तक फेंका नहीं जाएगा, क्योंकि द सरफेस इज नॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम। तो घर में जो कुछ सॉफ्ट चीजें होते हैं, कहीं कार्टून्स रखे हुए हैं, पैकेट्स रखे हुए हैं, आपके बुक रखे, घर में कॉटन्स पड़े हुए हैं, है ना, बेड रखा हुआ है, उसमें आवाज लगता है तो पूरा आवाज रिफ्लेक्ट नहीं करता है, आधा से ज्यादा तो वहीं पे ऑब्जर्व हो जाता है। समझ में आया? इसलिए भी इको नहीं सुनाई देता है। आपको अगर किसी रूम में इको का प्रॉब्लम है, मान लो कोई ऑडिटोरियम में इको का प्रॉब्लम है, आप एक काम कर सकते हो बहुत आसानी से, क्या बताओ, उसमें पूरा वॉल के चारों तरफ पर्दा टांग दो। पर्दा टांग दोगे, इको नहीं सुनाई देगा। समझ में आ रहा है? छत पे भी सीलिंग कर लेते हैं, और इसको अकोस्टिक्स कहते हैं, साउंड का अरेंजमेंट को अकोस्टिक अरेंजमेंट कहते हैं। वो ऑडिटोरियम में ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, छत में सीलिंग किया जाता है, ऐसा मटेरियल में साउंड लगेगा तो मेजॉरिटी साउंड ऑब्जर्व हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर हर जगह पर्दा डाल देते हैं तो उसका साउंड कुछ अलग किस्म का होता है। मूवी हॉल में इको नहीं सुनाई देता है, कभी पास में जाके देखो उसका वाल कैसा है, देखो प्लाई जैसा एक चीजों से बना है, जिसमें छोटे छोटे होल्स है। साउंड आया, मेजॉरिटी साउंड पार हो गया, वापस नहीं आ पाया। समझ में आ रहा? तो ये एक ऑटोमेटिक दूसरा इंजीनियरिंग है, साउंड इंजीनियरिंग, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं ये बताया कि कोई बड़े ऑडिटोरियम में हमें साउंड सुनाई देता है, रिफ्लेक्टेड साउंड, इको सुनाई देता है जब वो खाली है, जब उसमें बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, इको नहीं सुनाई देता है। क्यों बताओ? बिकॉज साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड। इसको टकरा के साउंड जा रहा है, किसको छू रहा है क्या मालूम, और आपके पास पहुंच ही नहीं रहा है। पहुंच रहा है तो तब तक मेजॉरिटी साउंड उसका डिसिपेट हो गया है, मेजॉरिटी एनर्जी डिसिपेट हो गया है। तो अगर
रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम से कम 17 मीटर और ज्यादा रहे, बीच में और कोई तीसरा ऑब्जेक्ट नहीं रहे, तो इको सुनाई देगा। ठीक है ना। आप बाथरूम में अकेले जाओगे, इको सुनाई देगा। चार दोस्त मिलकर बाथरूम में जाओ और बात करो, इको सुनाई नहीं देगा। यू मस्ट बी एबल टू नो हाउ टू प्रोड्यूस इको एंड हाउ टू सबसाइड इट। इसको इको को कैसे बंद करेंगे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है, इको तो सुनाई देता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है आप देखोगे फिल्म वगैरह में वो हीरो हीरोइन क्या करते हैं, किसी पहाड़ की चोटी पे चले जाते हैं, वहां पर जाके एक दूसरे का नाम लेके बुलाते हैं, जबकि पीछे खड़ा है, खाली पीली सामने देख के बुलाते हैं। हीरोइन के पीछे हीरो खड़ा है, हीरो के पीछे हीरोइन खड़ा है, लेकिन बुलाता है किधर, हवा में चिल्ला के बुलाता है कोई, है ना। मान लो बुलाया कविता करके जोर से बुलाया, तो कुछ समय के बाद इको फिर आता है, कविता कविता ऐसे इको आता है। अरे सोचो तो, उस केस में वो पहाड़ की चोटी में खड़ा है, वो अगर पहाड़ की चोटी में खड़ा है, यहां से वो आवाज किया, सामने तो कोई चीज है नहीं, कहां से ये वापस आया इको? Where from the sound reflects? That is again another very interesting question. चलिए अब कैसे होता है हम बताएंगे। हाँ, अगर सामने और बड़ा पहाड़ है तो बात अलग है, आपको समझ में आएगा। मान लो खुले में ये सबसे ऊंचा पहाड़ है और बाकी सब छोटे छोटे पहाड़ है, यहां पर खड़े होकर चिल्लाया कविता, और पता चला कविता का इको वापस आ रहा है। आप लोग ये सब ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले देख लेना कि अगल बगल में कोई कविता नाम की लड़की तो नहीं है, नहीं तो इको तो आएगा, साथ में कविता और उसके पापा भी वापस आएंगे। क्यों बुलाया, समझ में आ रहा है? बी केयरफुल, ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना, डोंट ट्राई एट होम। तो क्या बोल रहा था, ये चिल्लाया। जब ये साउंड वेव बनाया तो साउंड वेव कैसे जाता है एयर मीडियम में, वी नो बाय कंप्रेशन रेरिफिकेशन, कंप्रेशन रेरिफिकेशन, कंप्रेशन रेरिफिकेशन, ऐसे होते होते जाता है ना। तो क्या हुआ, जब वो कविता बोला, क बोल दिया, क गया भागा, पीछे पीछे बी भागने वाला है। जब कविता वो बोल रहा है, कविता ऐसे आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि वो पहले कविता बोला तो क भाग रहा है, पीछे पीछे बी भाग रहा है, उसके पीछे ता भाग रहा है। कविता ऐसा भाग रहा है क्योंकि पहले क बोल दिया, क तो चला गया आगे। अब जैसे जैसे क आगे गया, ये मीडियम कंप्रेस हुआ, रेडिफाई हुआ, कंप्रेस हुआ, रेडिफाई हुआ। जब क किसी मीडियम से गया और वो मीडियम कंप्रेस हो गया है, बी आके पहुंच गया, तब तक ये रेडिफाई नहीं हुआ है। दिस बिहेव्स एज ए डेंसर मीडियम, ये एक स्ट्रॉन्ग मीडियम जैसे बिहेव करेगा। तो क्या होगा, मेजर पार्ट ऑफ दिस साउंड विल नाउ रिफ्लेक्ट बैक एंड माइनर पार्ट विल गो। समझ में आया? क्योंकि एयर गोज, द साउंड गोज थ्रू कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन ऑफ द मीडियम, तो मीडियम का डेंसिटी को अफेक्ट करता है वो रास्ते पर। दूसरा साउंड पहुंच गया तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाता है। तो खुले में होने से भी आपको इको सुनाई देता है, लेकिन यूजुअली ये इको लेस इंटेंसिटी का होता है, लेसर एम्पलीट्यूड का होता है। समझ में आया? पॉइंट नंबर, ये कितना नंबर पॉइंट था रे बच्चे, कितना था पॉइंट? छोड़ सर 5 होगा। 5 ना सर 5। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, ऐसे तुम लोग जानते हो। हाँ, तो क्या बोला, इवन व्हेन the source produces a sound in free air, a mild echo is heard. In such case, the sound wave reflects from the air medium itself, because while passage of sound, the density of medium
is different at different sections. क्यों होता है डिफरेंट सेक्शन? ऐसा क्यों होता है? owing to compression and rarefaction produced by the longitudinal wave. longitudinal मतलब साउंड वेव। तो खुले हवा में भी हमें कभी कभी इको सुनाई देता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा भी होता है, ये तो हम लोग देख लिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी एक वाल से दूर पे खड़े हैं। कितने दूर पे खड़े हैं? 20 मीटर दूरी पे, और बीच में हमारे कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम और वॉल के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर है। मतलब फॉर एवरी साउंड आई मस्ट बी एबल टू हियर द इको। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है, हम अगर बोलते हैं कमला, तो इको में मुझे कमला सुनाई नहीं देता है। क्या सुनाई देता है? ला। कमला, ला, ऐसे आएगा। पूरा वर्ड का इको सुनाई नहीं देता है। ये ऐसा क्यों हुआ? अरे सारे वर्ड तो रिपीट करके आ रहे हैं, तो फिर मुझे इको क्यों नहीं सुनाई देता है? ये सोचने वाली चीज हुआ। क्या कह रहे हैं? Even when the reflecting object is at a distance more than 17 meter, say it is 20 meter, 25 meter from the source, तब भी कोई एक कंप्लीट वर्ड का अशोक बोलेंगे तो आवाज में खाली ओ सुनाई देगा, बाकी और कुछ सुनाई नहीं देगा। पूरा वर्ड का इको हमें सुनाई नहीं देता है। जबकि वो हीरो हीरोइन वाली बात कर रहे थे, वो पहाड़ की चोटी पे अगर चिल्लाते हैं तो पूरा वर्ड आता है। कमला चिल्लाएगा तो फिर कमला वापस आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? इस राज को भी खोलते हैं, इस राज को भी खोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 6, जब भी हम कोई साउंड बनाते हैं, तो जैसे भी हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, हाउ मेनी साउंड्स वी आर प्रोड्यूसिंग, that is called the number of syllables. बताता हूं, the number of sounds we make while producing or while shouting a word is called syllables. It is syllables, the unit of pronunciation, unit of pronunciation is called syllable. जैसे मैं अगर बोलूंगा महाराजा, क्या बोला मैं? महाराजा। So how many alphabets are there? 1, 2, 3, 4 और 4, 8 alphabets are there. But how many syllables are there? Ma-ha-ra-ja. 4 syllables. I have created 4 sounds, but they are consisting of 8 alphabets. So how many syllables are used here? You say 4 syllables. How many alphabets are used? 8. So syllable is what? The unit of pronunciation. समझ में आ रहा ना? How many sounds you are making while telling the word is the number of syllables. ठीक है? अभी अगर हम कहेंगे कि संतोष, क्या how many syllables are there? Can anyone help me? Santosh, how many syllables? Sir, 2 syllables. Sa and to as. 3 syllables. So हर एक वर्ड में कितना तो syllable है आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा चीज है, जब मैं महाराजा बोला तो आपको महाराजा ही तो सुनाई दिया, कुछ दूसरा तो सुनाई नहीं दिया। क्यों ऐसे हुआ?
क्योंकि मैं म बोला, फिर हा बोला, फिर रा बोला, फिर जा बोला। ये महाराजा जब मैं बताया, हर एक साउंड के बीच में मैं कितना टाइम गैप लिया, कम से कम 0.1 सेकेंड, कम से कम 0.1 सेकेंड लिया। नहीं तो अगर बहुत स्पीड में महाराजा ऐसे बोल दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा क्या बोला, है ना। मैं बोलूंगा कमला, हाँ समझ में, कमला, तो आपको समझ में नहीं आएगा कमला बोला कि गमला बोला कि भाग जा बोला कि रुक जा बोला कि क्या बोला, आपको समझ में नहीं आएगा। आप पूछोगे, वो बोले कमला, तो आप बोलोगे क्या बोला, फिर पूछोगे, है कि नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं साउंड्स क्रिएट कर रहा हूं और आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है, इसका मतलब हुआ जो दो साउंड में बना रहा हूं, महाराजा, जो नंबर ऑफ साउंड्स में बना रहा हूं, उनके गैप में, उनके बीच में मेरा गैप इज एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। उससे कम समय में अगर साउंड बोलूंगा सुनाई नहीं देगा, मतलब सुनाई तो देगा, समझ में नहीं आएगा। अब सोचो, मेरे को अगर कहा गया 1 से 10 तक काउंट करने के लिए, और मैं जो भी काउंट किया आपको क्लियरली सुनाई दिया, मतलब 10 तक काउंट करने के लिए हर एक के बीच में मुझे 0.1 सेकेंड का गैप लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा अगर क्लियरली सुनाई दिया, मतलब जो समय में दिया दैट मस्ट बी मोर देन 1 सेकेंड। नहीं तो गैप कैसे 0.1 सेकेंड का होगा। अगर मैं 1 2 3 4 ऐसे कर दिया तो आपको पता नहीं चला मैं कहां तक बोला था और किसके बाद क्या बोल दिया। मेरे को गिनती आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मैं इतना स्पीड बोल दिया, यू आर नॉट एबल टू हियर व्हाट आई एम साउंडिंग। कहने का मतलब है मेरा कोई भी आवाज आपको क्लियरली तब सुनाई देगा, उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि मैं जितना साउंड बना रहा हूं सबके बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड, ज्यादा रखूंगा चलेगा, चलेगा, सुनाई देगा, महाराजा बोलूंगा तब भी सुनाई देगा, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड में बोलूंगा सुनाई नहीं देगा। मैं बताया कि कोई भी साउंड वेव अगर मैं क्रिएट करूंगा वो आपको क्लियरली सुनाई देगा। महाराजा बोलूंगा आपको महाराजा सुनाई देगा तब जब मैं डिफरेंट सिलेबल्स के बीच में, डिफरेंट साउंड के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप लूंगा, तो आपको सारा साउंड पहुंचेंगे 0.1 सेकेंड के गैप में और आप उसको क्लियरली सुन पाओगे। ये हुआ कंडीशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन कौन बोलेगा, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन, दैट यू कैन क्लियरली हियर द इको, क्लियरली हियर द साउंड। सिंपल है भाई। दूसरा कंडीशन हुआ सुनने वाला बहरा नहीं होना चाहिए, सो सिंपल। तो आपको बहरा नहीं होना चाहिए और मेरे को सारा साउंड के बीच में टाइम गैप कितना करना चाहिए, कम से कम 0.1 सेकेंड का। इसका मतलब हुआ फॉर क्लियर ऑडिबल प्रोनाउंसिएशन of a word of n syllables, the minimum time taken to produce should be कितना होना चाहिए, should be एक को साउंड क्लियरली करेंगे और सारा साउंड आपको सुनाई देगा। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया, हर एक दो साउंड के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। हम अगर 5 तो साउंड बनाएंगे तो पूरा वार को सुनना बताने के लिए हमें कितना समय बोलना पड़ेगा, 1 2 3 4 4 तो गैप, इसके बाद तो बोले नहीं ना। अरे n सिलेबल्स है तो हाउ मेनी गैप्स आर देयर, n-1। तो आप क्या कहोगे, शुड बी n-1 into 0.1 सेकेंड। यू मस्ट नोट दिस, कोई वर्ड को बोलने में जिसमें n सिलेबल है उसको अटर करने में, उसको बोलने में, उसको प्रोनाउंस करने में अगर मैं कम से कम n-1 into 0.1 सेकेंड लेता हूं तब भी उसका इको आपको सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। सॉरी, तब भी वो साउंड आपको क्लियरली सुनाई देगा, नहीं तो नहीं सुनाई देगा। समझ में आ गया क्या? यस सर। यस यस सर।